हेलो प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग पिछली क्लास में यूपी टेट मैथ से संबंधित एलसीएम और एचसीएफ की एक बेसिक क्लास को देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग एलसीएम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक माना जाता है। एलसीएम से संबंधित और एचसीएफ से संबंधित दोस्तों कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग एलसीएम से संबंधित जो भी प्रकार आपका एलसीएम से संबंधित होता है उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप सभी को, ये वीडियो ये क्लास आपका 1 to 5 एंड 6 to 8 सभी स्टूडेंट्स के लिए है, और इसलिए जो है आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपका हर एक जो डाउट है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित वो क्लियर होता हुआ चले। तो दोस्तों सबसे पहले जो एलसीएम से संबंधित प्रश्नों के प्रकार होते हैं, जैसे कि सूत्र से संबंधित होता है, भिन्नों से संबंधित होता है, घंटियों से संबंधित होता है, शेष फल से संबंधित प्रश्न आपके एलसीएम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सूत्र पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। तो सूत्र पर आधारित सूत्र पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले उस सूत्र को देखते हैं। वो सूत्र कौन सा है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा ये आपका एक फार्मूला होता है दोस्तों। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। आप इसको पलट भी कर सकते हैं, जैसे मासा गुणे लासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है? तो इसमें आपको 1 2 3 4 डेटा हैं। इन 4 डेटा में आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है सूत्र से संबंधित, इन 4 डेटा में आपको जो है 3 डेटा दे दिया जाएगा। वो चाहे दूसरी संख्या मासा और लासा का डेटा दे दिया जाएगा तो पहली संख्या पूछा जाएगा, या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या और मासा दे दिया जाएगा फिर लासा पूछा जाएगा, या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या लासा दे दिया जाएगा मासा पूछा जाएगा, या फिर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे करके फिर कहा जाएगा, और फिर मासा का डेटा दे करके लासा पूछेगा। मतलब कि 3 डेटा आपको इसमें से दिया जाएगा, एक डेटा का आपको मान निकालना होगा। जैसे अब उदाहरण से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा तो हम लोग सवाल को देखते हैं। तो एक प्रकार आपका जो है दोस्तों एलसीएम से संबंधित ये भी है, एलसीएम से संबंधित एक प्रकार ये भी है सूत्र पर आधारित जो प्रश्न होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा समझते हैं। किन्हीं दो संख्या का मासा व लासा क्रमशः, किन्हीं 2 संख्या का मासा व लासा क्रमशः 8 व 48 है। 8 व 48 है। यहां पर क्रमशः का मतलब क्या हुआ दोस्तों? क्रमशः का मतलब हुआ कि जैसे यहां पर किन्हीं 2 संख्या का मासा, अब यहां पर सबसे पहले मासा आया है फिर उसके बाद लासा आया, तो क्रम से मतलब पहले मासा फिर लासा, तो इस क्रमशः का मतलब है कि जो पहली वाली संख्या है ये मासा का मान है और जो दूसरी वाली संख्या है वो लासा का मान है। ये क्रमशः का मतलब हुआ कि क्रमशः का मतलब सीक्वेंस से।
जो यहाँ पर दर्शाया गया है कि पहले मासा है फिर लासा है, तो यहाँ पर पहला जो डिजिट है वो आपका मासा का है, जो दूसरा वाला डिजिट है वो आपका लासा का है। तो किन्हीं दो संख्या का मासा व लासा क्रमशः 8 व 48 है। यदि 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 इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ये प्रश्न है आपका, इस सूत्र पर आधारित प्रश्न है। किन्हीं दो संख्या का मासा, अब दोस्तों यहां पर मासा का डेटा 8 दिया गया, लासा का डेटा 48 दिया गया। यदि इनमें से एक संख्या का मतलब यहां पर आप पहली संख्या मान सकते हैं, एक संख्या का मान जो है 24 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब आपको सूत्र पर आधारित इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो जिस डेटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए उस डेटा की वैल्यू आप कुछ ना कुछ एक मान लीजिए अपने मन से, चाहे वो x मान लीजिए चाहे वो y मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि माना दूसरी संख्या x है, माना दूसरी संख्या x है, तब अब भैया इसी फार्मूला पे इसको रखना है। अब हमारे पास इस फार्मूला के हिसाब से हर एक डाटा उपलब्ध है। जैसे कि पहली संख्या आपने 24 मान लिया, दूसरी संख्या आपने x मान लिया, लासा का वैल्यू 48 है, मासा का वैल्यू 8 है। इसका मतलब इस फार्मूला पे सारा कुछ आपका मिल रहा है। तो अब यही फार्मूला रख देना है। तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब इस पर हमें वही पूरा डेटा रखना है। तो पहली संख्या आपका क्या है 24, तो यहाँ पर 24 रख देना है। यहाँ पर पहली संख्या क्या है 24 रख देना है। गुणा करके दूसरी संख्या आपने क्या मान रखा है x रख दीजिए। उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मासा की वैल्यू क्या दी रखी है 8, यहाँ पर 8 रख दीजिए। और लासा की वैल्यू क्या है 48 रख दीजिए। अब हमें दूसरी संख्या पता करनी है, तो अब यहाँ पर 24 का ऐसे ही यहाँ पर सीधा काट सकते हैं आप, 24 दूनी की 48। यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या बचा x बचा 8, और यहाँ पर क्या बचा 8 गुणे का 2, x इज इक्वल टू 8 दूनी की 16। तो यहाँ पर x का मान क्या आया 16। तो यही x बराबर, आपने x को क्या माना था, x को आपने दूसरी संख्या मान रखा था, तो इसलिए x की वैल्यू 16 आई है। तो इसका मतलब ये क्या है आपकी दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर आपका फार्मूला पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। आपको 3 डेटा दे दिया जाएगा, एक डेटा की वैल्यू निकालनी होगी। जिस डेटा की आपको वैल्यू निकालनी होगी उसको आप अपने मन से एक मान लेना है, चाहे x चाहे y चाहे z, कुछ भी आप एक मान लेंगे। उसके बाद इस फार्मूला पर रख देंगे, उसके बाद आपका ये निकल के आ जाएगा। कुछ और भी इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम से संबंधित है। किन्हीं दो संख्याओं का मासा व लासा
किन्हीं दो संख्या का मासा व लासा क्रमशः 35 व 525 है। 35 व 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? ये आपका एक प्रश्न, अगेन सेम उसी तरह से एक दोबारा प्रश्न मैंने यहां पे रखा है। किन्हीं दो संख्या का मासा व लासा क्रमशः 35 व 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप फिर से वही, जैसे यहाँ पर डेटा जो नहीं दिया गया है, जो पूछा जा रहा है उस डेटा को आप अपने मन से कुछ मान लीजिए। तो माना दूसरी संख्या x है। माना दूसरी संख्या x है, तब x है, तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब सारा डेटा इस पर अप्लाई करना है दोस्तों। अब पहली संख्या आपका क्या दिया गया है? 175, तो यहां पर 175 रख दीजिए। उसके बाद दूसरी संख्या को आपने क्या मान रखा है? दूसरी संख्या को आपने मान रखा है यक्स रख दीजिए। उसके बाद इज इक्वल टू कर दीजिए, मासा का वैल्यू क्या दिया गया है? 35 रख दीजिए। उसके बाद लासा का मान क्या दिया गया है? 525 रख दीजिए। अब यहाँ पर आपका ये डेटा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है? इसमें यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहीं पर जो है सारा कुछ कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। तो 175 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका 525 है। तो आप 175 का ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करिए कि 525 कट जाए, विभाजित हो जाए। तो 175 का अगर हम 3 से गुणा करें, 3 से अगर 175 में हम 3 से गुणा करें तो 525 कट जाएगा। जैसे 3 5 का 15, 15 की 5 कैरी 1, 3 7 21, 21 और 1 22, 22 का 2 कैरी 2, 3 एकम 3 और 3 2 5। तो इस प्रकार 175 में अगर 3 से गुणा होता है तो 525 कट जाएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 3, x इज इक्वल टू 3 5 का 15, 3 3 का 9, 9 और 1 10। तो x का मान क्या निकल के आया दोस्तों? x का मान आपका 105 निकल के आया। x का मान क्या है? माना दूसरी संख्या x है, तो x दूसरी संख्या है, तो मतलब x का मान 105। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों? ये आपका दूसरी संख्या हो गई। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और भी इसी से संबंधित, इसी फार्मूला से संबंधित आपका कुछ और भी तरीका होता है प्रश्नों को देने का, तो उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या 25 व दूसरी संख्या 45 है। यदि लासा
225 है, यदि लासा का मान 225 है तो मासा का मान क्या होगा, क्या होगा। दोस्तों फॉर्मूला यही रहेगा, सारा तरीका वही है, विधियां वही है, सिर्फ प्रश्न में पूछने का तरीका बदल गया है। डेटा आपको वही देखना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मासा और लासा। मैंने बताया था 4 डेटा है, 4 डेटा में आपको एक डेटा नहीं दिया जाएगा। जिस डेटा को नहीं दिया जाएगा उस डेटा को हम XYZ कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो अब यहाँ पर पहली संख्या की वैल्यू दी गई है, दूसरी संख्या की वैल्यू दी गई है, लासा की भी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, मासा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, मासा। तो मासा का मान x है, मासा का मान x है। तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। अब यहाँ पर पहली संख्या इज इक्वल टू दूसरी संख्या, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब यहाँ पर पहली संख्या की वैल्यू क्या दी गई है, 25, तो यहाँ पर 25 रख दीजिए। उसके बाद दूसरी संख्या की वैल्यू क्या दी गई है, 45, 45 रख दीजिए, इज इक्वल टू मासा की वैल्यू यहाँ पर क्या मान रखा गया है, x, और लासा की वैल्यू क्या दी गई है, 225। बस हो गया। अब यहाँ पर 25 से 45 है, 225 है। अब इसे हमें काटना है, तो क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो आप 225 को इस हिसाब से काट दीजिए, चाहे 25 से काट दीजिए, चाहे 45 से काट दीजिए। तो हम 25 से 225 को काट देते हैं। तो कैसे कटेगा, 25 का कितनी बार टेबल पढ़ना होगा कि जो है ये कट जाएगा, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हो जाए। तो 25 का जब हम जो है 9 बार टेबल पढ़ेंगे, 9 बार, 25 का 9 में जब गुणा करेंगे तो ये 225 कट जाएगा। जैसे 9 बचे के 45, 45 की 5 कैरी 4, 9 दूनी की 18, 18 और 4 22। तो 25 का अगर हम 9 में गुणा करेंगे तो आपका 225 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 45 बचा और इधर क्या बचा, x गुणे 9। अब 9 का फिर से भाग दे दीजिए, 9 बचे 45। अब यहाँ पर 5 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 5, ये आपका x का मान निकला। अब यहाँ पर मासा का मान x है, तो इसका मतलब x का मान 5 निकला, तो यहाँ पर मासा 5 हुआ। यहाँ पर मासा क्या हुआ दोस्तों, 5 हुआ। ये इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ और भी वैरायटी देख लेते हैं इस फार्मूला पे आधारित प्रश्नों का। दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि 4107 है, यदि मासा का मान यदि मासा का मान 37 है तो लासा का मान क्या होगा, लासा का मान क्या होगा, लासा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों इसी फार्मूला पर ये आधारित सवाल है, बट यहाँ पर पूछने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ पर डेटा
कम शो हो रहा है, लेकिन है वही चीज़। डेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक डेटा आपका ये दिया गया है, एक डेटा ये दिया गया है। इससे ये लग रहा है कि 4 डेटा होने, मतलब 4 डेटा होता है जिसमें 3 डेटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या 2 ही डेटा दिया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुणनफल होगा, जो गुणनफल होगा वो सीधा सीधा यहाँ पर दिया गया है। मतलब दोनों संख्याओं का, पहली और संख्या और दूसरी संख्या दोनों का जो गुणनफल प्राप्त होगा, उस गुणनफल को सीधा सीधा यहाँ पर दे दिया गया है। तो मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर डेटा जो दिया गया वो 4160 दिया गया। और मासा का मान क्या दिया गया है? 37। तो लासा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर बहुत सीधी सी बात है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम यही करना है कि फॉर्मूला को रखना है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मासा इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब पहली और दूसरी जो संख्या है, इस पूरे का मान क्या दिया गया है? 4107, मतलब 4107। अब यहाँ पर मासा का मान क्या दिया गया है? 37 गुणे लासा आप यहाँ पर लासा का XYZ कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। अब यहाँ पर लासा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर 4107 और 37 को इसके नीचे कर देना है। 37 इज इक्वल टू लासा। अब 37 का कितनी बार इसमें डिवाइड किया जाए कि ये कट जाए? तो अगर जो है 37 में हम 111 बार, अगर 111 बार इसको डिवाइड मतलब गुणा करेंगे, 37 में 111 बार गुणा करेंगे या 37 में 111 से गुणा करेंगे, तो 4107 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 111 इज इक्वल टू लासा। मतलब क्या हुआ इसका? लासा का मान क्या हुआ? 111, या लासा इज इक्वल टू 111। ये आपका क्या निकल के आ गया? ये आपका लासा का मान निकल के आ गया। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। कुछ और भी प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों, जो इसी फार्मूला पे आधारित होगा, लेकिन उसमें पूछने का तरीका अलग होगा। दो संख्याओं का HCF 13 व LCM 455 है। दो संख्याओं का HCF 13 व LCM 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 व 125 के बीच में है, तो तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? यहाँ पर ये प्रश्न है, ये भी आपका इसी पर बेस्ड है, बट यहाँ पर कुछ अलग, कुछ डिफरेंस तरीके से प्रश्न पूछना, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का जो HCF है वो क्या है दोस्तों? 13 है, और जो LCM है वो 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, तो वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर बहुत चीज़ों को समझने वाली बात है दोस्तों, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए। मैं इस सवाल को, इस तरह के सवाल को कैसे हल करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है,
एक चीज़ आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जब हम लोग जो है HCF पढ़ेंगे जब उसके बाद समझेंगे। बट अभी आप सभी के जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो HCF होता है, HCF में एक ऐसी संख्या होती है, जो LCM और HCF दोनों को मिलाकर के कॉमन होती है। तो HCF में एक संख्या कॉमन होती है। अब इस चीज़ को कैसे हम समझेंगे, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसी संख्या होती है जो कॉमन होती है। अब एक ऐसी संख्या होने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर दो संख्या की बात की गई है, और वो दो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता है। सपोज आप एक चीज़ समझिए, ये कॉमन होती है, इसका मतलब क्या होता है आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 20 और 25, ये दो संख्या है। मान लीजिए 20 और 25 दो संख्या है। अब इन दोनों संख्याओं का अगर हमें LCM और HCF निकालना हो तो क्या होगा, तो जैसे आप समझने की कोशिश करिए। 20 और 25 का जो LCM जो होगा वो क्या होगा, 20 और 25 का LCM क्या होगा, 20 और 25 का LCM क्या होगा, 25 दूनी की 50, 25 तिया के 75, 25 चौके 100। मतलब कि यहाँ पर LCM जो होगा वो क्या होगा, 100 होगा। लेकिन अगर इसी 20 और 25 का HCF अगर पूछा जाए क्या होगा, HCF, तो अब इस 20 और 25 का HCF जो होगा वो 5 होगा। क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। HCF क्या निकल के आया इन दोनों संख्याओं का, 5, और LCM क्या निकल के आया, 100। अब आप बात को समझने की कोशिश करें। 20 और 25 का LCM 100, 20 और 25 का HCF 5। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि HCF में एक संख्या कॉमन होती है। मतलब अगर जब आप दो या दो से अधिक किन्हीं संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं तो जो मान LCM में निकलता है और जो मान HCF में निकलता है, उन दोनों में जब आप देखोगे ना, एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी जो HCF में भी होगी और वो LCM में भी होगी। एक ऐसी संख्या अगर जब हम किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM और HCF निकालते हैं, दोनों चीज जब निकालते हैं, तो उस संख्या में याद रखिएगा एक ऐसी संख्या आपको मिलेगी जो आपका LCM और HCF दोनों में होंगी। अर्थात वही संख्या क्या होगी, वही संख्या कॉमन होगी। और याद रखिएगा वो जो संख्या आपको मिलेगी ना, वो आपको HCF में मिलेगी। वो आपको किस में मिलेगी दोस्तों, HCF में मिलेगी। क्योंकि HCF में अब जैसे यहाँ पर 5 है, HCF का मान, इन दोनों संख्याओं का जो HCF निकला वो 5 निकला है। जरा आप ये बताइए, इन दोनों संख्याओं का जो मान LCM में निकला है, क्या इस 100 में 5 का गुणनखंड हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब अगर इस 100 का हम गुणनखंड करें, इस 100 का अगर हम गुणनखंड करें, 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 2 दूनी की 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। जरा आप बताइए इस 100 में 5 आया? बिल्कुल आया। क्या इस HCF में भी 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब HCF का जो मान है, HCF का जो मान है वो कॉमन होता है। HCF का जो मान होता है वो कॉमन होता है, मतलब कि वो आपका LCM में भी होता है और HCF में भी होता है। कुल मिलाकर के कहने का यही मतलब है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि HCF में एक संख्या कॉमन होती है, मतलब कि जो HCF का वैल्यू होता है, जो HCF का मान होता है वो कॉमन होती है। जो HCF की वैल्यू होती है वो क्या होती है दोस्तों, कॉमन होती है। आप इतना मान के चलिएगा। तो आप इतना आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा कि जो अगर किन्हीं दो संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर हम LCM और HCF निकालते हैं तो HCF का जो मान निकलता है वो मान जो है आपका LCM में भी होता है, मतलब कि वो कॉमन है।
ये आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर दो संख्याओं का HCF 13 व LCM 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 व 125 के बीच में है तो वो संख्या क्या होगी। तो आप बात को समझने की कोशिश करें। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दी गई है तो हम क्या मान के चलेंगे। अब जैसे यहाँ पर 20 और 25 है, 20 और 25 का LCM और HCF कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकला। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा मान के चलें दो संख्याओं को कि आपका आसानी से ये हल हो जाए। तो आप बात को समझने की कोशिश करें। इसको मैं मिटा दे रहा हूं दोस्तों। अब अगर आपसे कहा जाए दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि ये जो 20 और 25 है, अगर हमें दो संख्याओं को ज्ञात करना हो, अगर इन दोनों संख्याओं के बारे में हमें ना पता हो, अगर इन दोनों संख्याओं के बारे में हमें ना पता हो और हमें सिर्फ LCM और HCF पता हो, LCM और HCF पता हो, अगर हमें ये दोनों संख्या ना पता हो लेकिन इन दोनों संख्याओं का HCF भी पता हो और LCM भी पता हो, तो ज़रा आप बताइए कैसे आप जो है इन दोनों संख्याओं को निकालेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है। आप देख रहे हैं HCF में कॉमन संख्या होती है 5 है। तो आप ज़रा बताइए अगर हम इस 5 में कितने से गुणा कर दें कि एक संख्या 20 निकल के आ जाए, एक संख्या 25 निकल के आ जाए। तो आप कहेंगे 4 से, 5 चौके 20। और इसी 5 में हम किससे गुणा कर दें कि 25 निकल के आ जाए। तो आप 5 से गुणा करेंगे तो 25 निकल के आए। मतलब कि ये जो HCF है, इस HCF में हमें किन्हीं दो ऐसी संख्याओं में गुणा करनी है जिनसे आपका दोनों संख्या प्राप्त हो जानी है। मतलब जो HCF है वो कॉमन है। अब इस HCF वाली संख्या में हम ऐसी किन्हीं दो संख्या में गुणा करेंगे जिससे जो है आपका दोनों संख्या प्राप्त हो जाए। सो दोस्तों कुल मिलाकर के मतलब ये है कि जो HCF वाली वैल्यू है, उस HCF वाली वैल्यू में हमें किन्हीं ऐसी संख्याओं में गुणा करना है जिनसे जो है वो 2 या 2 से अधिक संख्या प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया गया है। तो अब यहाँ पर HCF क्या दिया गया है दोस्तों 13 और LCM क्या दिया गया है 455। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि दो संख्या और कंडीशन क्या कहा गया है दोस्तों, एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। तो हम एक एक चीज़ को समझते हैं अच्छे से। अब आप बात को समझने की कोशिश करें। माना पहली संख्या अब HCF क्या दिया गया, HCF 13 दिया गया है। तो 13 गुणे हमें किसी एक संख्या में गुणा करना है। तो 13 और x, अगर हम 13 में जैसे अभी मैंने बताया था 20 और 25 में 5 से अगर हम 4 में गुणा करें, 5 में अगर हम 5 में गुणा करें तो 5 चौके 20, 5 पचम 25। तो ये मान लीजिए ये HCF की वैल्यू हो गई और यहाँ पर जो 4 और 5 है इसको मैंने मान लिया x और y। तो माना पहली संख्या 13 गुणे x है और दूसरी संख्या क्या हो सकती है फिर, दूसरी संख्या 13 गुणे y है, दूसरी संख्या 13 गुणे y है। तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। अब यहाँ पर पहली संख्या मैंने क्या मान रखा है 13x। तो 13x मान लिया है, 13x होगा। और दूसरी संख्या 13y। अब यहाँ पर मासा का मान क्या है दोस्तों 13 और लासा का मान क्या है 455 है। अब यहाँ पर करना क्या है, 13 से ये 13 कट जाएगा
13 से 13 कट जाएगा। अब इस 13 का 455 में डिवाइड कर देना है, तो 13 13 तिया के 39, 13 तिया के 39, 13 पच्चे के 65, ये 455 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर x गुणे वाई इज इक्वल टू 35, x गुणे वाई इज इक्वल टू क्या निकल के आया 35, अर्थात x y बराबर 35, एक्स वाई बराबर क्या निकल के आया दोस्तों, एक्स वाई बराबर 35 निकल के आया। अब कंडीशन आगे समझते हैं। अब आगे की कंडीशन को क्या करना है समझना। अब दोस्तों ये जो दो संख्याओं का गुणनखंड निकल के आया है 35, गुणनफल जो निकल के आया 35। अब इस 35 का हमें, इस 35 को हमें विभाजित करना, गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। अब अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये है कि हमें कुछ इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करना है कि यहाँ पर 75 और 125 की जो कंडीशन है ये इस पर अप्लाई हो जाए। जैसे 35 को हम 1 और 35 से काट सकते हैं, और 35 को और किससे काटा, 35 को काटा जा सकता है, विभाजित किससे किया जा सकता है, 5 और 7 से। 35 को 5 और 7 से डिवाइड कर सकते हो, और 1 और 35 से डिवाइड कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो एक्स वाई का मतलब गुणनखंड निकल के आया 35, इसका हम अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो एक तरफ जो निकलता है 1 और 35 निकलता है, और एक तरफ 5 और 7 निकलता है। अब यहाँ पर यही चीज़ हमें समझना है। अब यहाँ पर जो आपका 13 निकल के आया है, इस 13 का जो है, इस 13 का सबसे पहले आप 1 में गुणा करो तो 13 1 कम 13। अब इस 13 का 35 में गुणा करो, 35 में, 13 का 35 में। कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर x और y का जो मान समझ रहे हैं, x और y का जो वैल्यू समझ रहे हैं, वह या तो 1 या 35 हो सकता है, और या तो 5 या 7 हो सकता है। या तो x और y की जो वैल्यू है या तो 1 या 35 हो सकता है, या तो 5 या 7 हो सकता है। इसी चीज़ को हमें यहाँ पर समझना है। तो अगर मान लीजिए हम x का मान 1 मान लेते हैं और y का मान 35 मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, 13 1 कम 13, 13 पचे 65, 13 तिया 39, और यहाँ पर 455 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x और y की वैल्यू 1 और 35 मानते हैं, x की वैल्यू 1 मानते हैं और y की वैल्यू 35 मानते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 13 और 455 प्राप्त होगी, 13 और 455 प्राप्त होगी, जो कि आपके सवाल के कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या कहा जा रहा है, 75 और 125 के बीच में एक संख्या होनी चाहिए। तो एक संख्या 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ तो 455 हो रहा है, जो कि 75 और 125 से बहुत ज़्यादा आगे है। तो इसका कुल मिलाकर के ये मतलब हुआ कि 1 और 35 जो है, इस 35 का मतलब x और y का वैल्यू नहीं हो सकता है। 1 और 35 x और y की वैल्यू नहीं हो सकती है। अब देखते हैं 5 या 7, क्या 5 और 7 x और y की वैल्यू हो सकती है, समझते हैं। तो 13 गुणे, अब मान लीजिए हमने x की वैल्यू 5 रख दिया, 13 पचे 65, और 13 गुणे x की वैल्यू हम यहाँ पर 7 रख देते हैं, 7, 13 सत्ते 91। अब यहाँ पर अगेन आप इस सवाल पर इस चीज़ को रखिए, इस शर्त को रखिए। क्या इस शर्त के हिसाब से ये हो रहा है, एक संख्या आपका क्या होनी चाहिए, एक संख्या आपकी 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। एक संख्या आपकी 75 और 125 के बीच में होनी चाहिए। अब जरा बताइए, अब 75 के नीचे 65 है, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो 65 तो एक संख्या हो ही सकती है, संभव है, एक संख्या तो 65 हो सकती है। अब दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए, 75 और 125। क्या 75 से ऊपर है 91? बिल्कुल है। क्या 125 के नीचे है 91? बिल्कुल है। तो इसका मतलब 75 और 125 के बीच में 91 है। तो इसका मतलब जो इसमें कहा गया है कि एक संख्या 75 व 125 के बीच में होना चाहिए, वो संख्या कौन सी होगी, 91 होगी। ये इसका
आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, इस सवाल का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और जो भी पॉइंट्स, जो भी इससे संबंधित पॉइंट्स को मैंने अभी बताया, आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। सो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एलसीएम से संबंधित कुछ भिन्नों वाले सवालों को, जो एलसीएम में ही भिन्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सवालों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस फार्मूला से संबंधित जो भी जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आई थिंक उन हर प्रकारों को हम लोगों ने देख लिया है। भिन्नों से संबंधित प्रश्न, भिन्नों से संबंधित प्रश्न, भिन्नों से संबंधित प्रश्न। हम लोगों ने सूत्र पर आधारित प्रश्नों को देख लिया, अब हम लोग भिन्नों से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। जैसे उदाहरण में, जैसे मान लीजिए उदाहरण में 2/3, 4/9, 5/6 का लासा क्या होगा, का लासा क्या होगा। 2/3, 4/9, 5/6 का लासा क्या होगा। अगर आपसे भिन्न में एलसीएम से संबंधित भिन्न का अगर प्रश्न पूछे तो आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अगर वो संख्या, सारी संख्याएं जो है अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो आप ये देखा करिए कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर एचसीएफ पूछा जा रहा है कि एलसीएम पूछा जा रहा है। अगर आपसे एलसीएम पूछा जाए, अगर आपसे मान लीजिए एलसीएम पूछा जाएगा, तो ऊपर वाला जो संख्या है 2, 4, 5, इस ऊपर वाले हर एक फ्रैक्शन के ऊपर वाली संख्या का हमें लासा निकालना होता है, और नीचे वाली संख्या का, हर एक नीचे वाली संख्या का हमें जो है एचसीएफ निकालनी होती है, मासा निकालनी होती है। आगे मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपसे फ्रैक्शन में लासा का मान पूछे तो जो ऊपर वाली संख्या होती है, उन ऊपर वाले हर एक फ्रैक्शन के अंश वाली संख्याओं का हमें लासा निकालना होगा, और हर वाली संख्याओं का हमें मासा निकालनी होगी। और अगर यहीं पर क्वेश्चन अलग से कर दे, मतलब बदल दे, यहाँ पर लासा के स्थान पर मासा पूछ ले कि 2/3, 4/9, 5/6 का मासा निकालिए, तो ऊपर वाला जो अंश वाली संख्याएं हर एक फ्रैक्शन में, उनका हमें मासा निकालना होगा, और नीचे वाली जो हर संख्याएं हैं हर वाली, उनका हमें लासा निकालना होगा। उम्मीद करता हूँ ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले 2, 4, 5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो 2, 4, 5 पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक क्लास को देखा था, और उसमें मैंने बताया था एलसीएम को कैसे करना है, कम समय में, कम टाइम में आप कैसे करोगे देखते ही। तो 2, 4, 5 का एलसीएम क्या हो सकता है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 5 दूनी की 10, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, बट 5 तिया 15 नहीं कटना है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 पंचे 20, 2 तम्बा 20, तो मतलब यहाँ पर 20, यहाँ पर 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। अब 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6 का एचसीएफ क्या होगा, 3, 9, 6 का एचसीएफ क्या होगा। अब दोस्तों एचसीएफ के बारे में अभी हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है, एचसीएफ को भी हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस तक इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए 3, 9, 6 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों। अब एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि 3, 9, 6 ऐसी कौन सी संख्या है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं से, जो दी हुई हर एक संख्याओं को काट दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई हर एक संख्या को विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। तो अब आप एक चीज़ यही बताइए, 3, 9 और 6 ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 9 और 6 तीनों को पूर्ण रूप से काट सकती है। तो आप कहेंगे 3, 9, 6 को जो काटने वाली संख्या है वो आपका 3 है।
3 से 3 भी कट जाएगी, 3 से 9 भी कटेगा, 3 से 6 भी कटेगा। इसका ये मतलब हुआ कि 3, 9, 6 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 3 होगा। 3, 9, 6 का HCF 3 होगा। तो इस प्रकार 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम 20/3 होगा। ये इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है भिन्नों से संबंधित प्रश्न होते हैं। कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 3/4, 12/3, 16/2। 3/4, 12/3, 16/2 का लासा क्या होगा? का लासा क्या होगा? 3/4, 12/3, 16/2 का लासा क्या होगा? फिर वही प्रोसेस करना है दोस्तों। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम यही करना है कि 3, 12, 16 का एलसीएम 3, 12, 16 का एलसीएम। सबसे पहला काम यही करना है, 3, 12, 16 का एलसीएम। अब 3, 12, 16 का एलसीएम क्या होगा? तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 16। अब 16 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि कोई एक ऐसा टेबल आए 16 में जो 3, 12 और स्वयं 16 को 16 से कट जाए। तो 16 दूनी 32, क्या 12 32 को काट सकता है? नहीं। 16 तियां 48, 16 तियां 48, 12 चौके 48 और फिर 16 तियां 48। इसका मतलब क्या हुआ? 3, 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। 16 तियां 48, 12 चौके 48, 16 तियां 48, तो 48 इसका एलसीएम होगा। अब नीचे वाली जो संख्या है आपका हर 4, 3, 2 का HCF 4, 3, 2 का HCF क्या होगा? अब 4, 3, 2 का HCF क्या हो सकता है दोस्तों? तो 4, 3, 2 ऐसी कौन सी संख्या है जो 4, 3 और 2 तीनों को काटते? ऐसी कोई एक कॉमन संख्या आप बताइए। तो मेरे ख्याल से ऐसी एक कॉमन संख्या एक ही होगी जो 4, 3 और 2 को काट सकती है, वो है 1। वो कौन सी संख्या है? 1 है। 4, 3, 2 का HCF 1 होगा। अब इस प्रकार 3/4, 12/3 और 16/2 का जो लासा होगा, 2 का लासा 48/1 होगा। 48/1 होगा। ये इसका आंसर है, 48/1 होगा। आशा करता हूँ आप सभी को भिन्नों से संबंधित प्रश्न भी समझ में आ रहे होंगे। एक आध दो प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों जो भिन्नों से संबंधित है। 10/3, 15/7, 20/9 का एलसीएम क्या होगा? 10/3, 15/7, 20/9 का एलसीएम क्या होगा? सेम वही प्रोसेस हमें अपनानी है दोस्तों। 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? 10, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। अब 20 का टेबल पढ़िए। 20 1 जा 20, 20 1 जा 20। अब 20 से ही कटेगा, 10 से भी कट जाएगा बट 15 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 20 का और आगे टेबल बढ़ानी है। तो 22 जा 40, 23 जा 60। अब 23 जा 60, 15 4 जा 60, 10 6 जा 60। तो इसका मतलब 10, 15 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। अब यहाँ पर 3 7 9, 3 7 9
3, 7, 9 का HCF, 3, 7, 9 का HCF। HCF क्या होगा? 3, 7, 9 का। अब दोस्तों याद रखिएगा, जब भी कभी HCF की बात हो और HCF में कोई भी संख्या, जैसे 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 9 यहाँ भाज्य संख्या है, ओड नंबर है, तो अगर ऐसी कुछ कंडीशन हो तो वहाँ पर जो HCF होगा वो अक्सर हमेशा याद रखिएगा 1 होगा। तो अब 3, 7, 9 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। HCF के बारे में हम लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे, पहले हमारा LCM वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए तो 3, 7, 9 का HCF क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। इस प्रकार 10/3, 15/7 और 20/9 का LCM 60/1 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, ये क्लास अच्छी लगी होगी और LCM से संबंधित जो भी प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा वो आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में LCM से ही संबंधित प्रश्नों के साथ।